Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the function of the kidney. किडनी बेसिकली फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करती है, इलेक्ट्रोलाइट हेमोस्टेसिस मेंटेन करती है और नाइट्रोजन स्पेस को रिमूव करती है और एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। लॉन्ग टर्म में अगर देखो तो यूरिथ्रोपोइटिन कैल्शियम की रेगुलेशन, एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट और सीवीएस को रेगुलेट करती है। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल फ्लूइड ओवरलोड है, ओवरलोड के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, ठीक है। उसके अंदर जो बेसिस के ऊपर क्या होते हैं, फाइन क्रेफ्ट्स मिलेंगे आपको, ऑर्थोपनिया के साथ आएगा, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट जो है एडीमा के साथ जेबीपी जो है वो डिस्टेंट होगी, बॉडी वेट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब इसको मॉनिटर कैसे करते हैं, आपने क्या करना होता है, यूरिन आउटपुट चार्ट बनाते हो डेली वेट का, ठीक है। इसके अलावा वॉल्यूम स्टेटस आप देखते हो, इसके अलावा चेस्ट ऑस्कल्टेट करके देखनी है आपने। फिर इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसमें हमने मेनली डाययूरेटिक्स देते हैं, फिर एसएमआई 80 mg से 200 mg बॉलस दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ द किडनी आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इलेक्ट्रोलाइट होमोस्टेसिस के फ्लूइड ओवरलोड के अंदर बेसिकली पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से यूरीमिया भी हो सकता है। इसको मॉनिटर कैसे करते हैं, वही आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट, अगर तो फॉर एग्जांपल हाइपरकेलेमिया, हाइपो और हाइपरनेट्रीमिया, अगर देखो किडनी अनएबल टू एक्सक्रीट द पोटेशियम है, एसिडोसिस के अंदर पोटेशियम फ्रॉम द सेल टू द ब्लड, ठीक है, हाइपरकेलेमिया जो है, उसको मॉनिटर कैसे करते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट आपने डेली करवाना होता है, ठीक है। और आपने ईसीजी करवा के देखनी होती है। ईसीजी के ऊपर आपको टी टोल 10 टी वेव्स मिलेंगे, QRS जो है वो लेसन 120 मिली सेकेंड होगा, ठीक है। और PR जो है वो इसमें प्रोलॉन्ग होता है। तो अब आपने याद रखना है हाइपरकेलेमिया के अंदर टोल 10 टी वेव मिलती है, QRS जो है वो 120 मिली सेकेंड लेसन होता है और PR जो है वो प्रोलॉन्ग हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं फंक्शन ऑफ द किडनी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस वन। नाउ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, पीएच भी कम होगी और बाइकार्ब भी कम होगा। इसके अंदर एनाइन गैप इंक्रीज, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच कम होती है, ठीक है। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देती है, जबकि कैटाकोलामिन नॉरएपिनेफ्रिन वेज़ोडाइलेट करते हैं और फिर इसको कम कर देंगे। नेक्स्ट सी द फंक्शंस ऑफ द किडनी। ये बार बार बताया हुआ वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यूरीमिया पे आ जाओ। यूरीमिया क्या होता है, बेसिकली जब भी नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे ड्यू टू द कॉम्प्रोमाइज रीनल फंक्शन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में वेस्ट प्रोडक्ट जो है एलिमिनेट करती है किडनी को, प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी, नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, एलिमिनेशन उसकी कम हो रही है। तो अगर वो नाइट्रोजन बेस ब्लड में ज़्यादा हो गया तो एनकेफ्लोपैथी करेगा, पेरिकार्डाइटिस करेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। हेमाटोलॉजिकल के अंदर WBC और प्लेटलेट, WBC के अंदर क्या होगा कि यूरीमिया जो वो प्रिवेंट करेगा न्यूट्रोफिल की ग्रैनुलेशन को, ठीक है। और प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, यूरीमिया, ठीक है। इसके अलावा डीग्रैनुलेशन होती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कम हो जाएगी, रेड हीएन भी कम होगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। CNS सिम्टम्स इसके अंदर क्या आते हैं, पेशेंट जो है वो ड्रॉजीनेस के साथ फिट्स, हिकअप्स और न्यूरोपैथी के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। साइंसेस में क्या होंगे कि GCS कम होगा, फ्लैपिंग ट्रेमर्स होंगे। अब जो यूरीमिया होता है ना, यूरीमिया के अंदर क्या होता है, आपने सारा उसको देखना है बायोकेमिकली। अगर उसमें TLC काउंट जो है वो रेज है, ठीक है, GCS ठीक है, नोज़ा वॉमिटिंग तो नहीं है, पेरिकार्डाइटिस तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, मैनेज इसे कैसे करेंगे, आपने वही डायलिसिस करने होते हैं ताकि उसके ब्लड के अंदर से आप नाइट्रोजन स्पेस को ख़त्म करना है ना, और आपने इसको प्रिवेंट करना है। अब इसमें ब्लीडिंग अगर हो रही है तो फिर डेस्मोप्रेसिन देते हैं, ओके। नाउ विल डिस्कस द डेली मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट विद द कंप्रोमाइज रीनल फंक्शन। आपने क्या क्या देखना होता है, पल्मोनरी एडिमा तो नहीं है, यूरीमिया तो नहीं है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट डेली बेसिस पे करवाते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं है। असेसमेंट के लिए आपने उसकी वाइटल मॉनिटरिंग करनी होती है, हाइपोवोलेमिया तो नहीं है, JBP देखेंगे, चेस्ट ऑस्कल्टेट करके देखेंगे, यूरिन आउटपुट देखना होता है, यूरीमिया तो नहीं है, ठीक है। वर्कअप आपने चेस्ट एक्सरे, ECG, ABG, CBC और RFTs करवाते हो, ओके। देन द नो नेफ्रोटॉक्सिक डोज एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग, डोज को अपने एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द RFTs। इसमें आपने क्या करना होता है, नो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, कोई नेफ्रोटॉक्सिक आपने ड्रग नहीं देनी है। अब फंक्शंस ऑफ द किडनी आप इसमें देखें, लॉन्ग टर्म जो है आपने एरिथ्रोपोइटिन अगर कम है, RBCs कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया में आपको कौन सा मिलता है, नॉमोक्रोमिक नॉमोसिटिक, ठीक है। HP कम होगी, रेटिक काउंट कम हो सकता है। टारगेट ये है कि आपने HP को ज़्यादा करना है, ठीक है। नेक्स्ट विल सी द हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, विटामिन D डेफिशिएंसी। और अब इसमें देखो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरिज्म में क्या होता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को ज़्यादा करेगा, विटामिन D की एक्टिवेशन को कम कर देगा, ठीक है। और कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन कम होगी तो फॉस्फेट जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा, फॉस्फेट ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा और कैल्शियम जिसकी वजह से कम होगा, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल होंगे ना, ये डिपॉजिट हो जाएंगे वेसल के अंदर, ये क्या करेंगे, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। स्किन की नेक्रोसिस हो सकती है। कैल्शियम डिक्रीज़ होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन
ज़्यादा होगा वो बॉन में से रिजॉर्प्शन को ज़्यादा कर देगा ना। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी क्या होती है, अगर मेटाबॉलिक डिजीज़ है ड्यू टू द रीनल फेलियर की वजह से जो मेटाबॉलिक बॉन डिजीज़ होगी उसे रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कहते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियाटिस फिब्रोसिस्टिका। ऑस्टियोमलेशिया के अंदर विटामिन डी कम होगा, कैल्शियम कम होगा, बोन की मिनरलाइजेशन कम हो जाएगी, वीक बोन होगी। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर कैल्शियम भी कम होगा, लेकिन जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ना वो ज़्यादा होगा और बोन की रिजॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगी और वीक बोन्स आपको मिलेंगे। कैल्शियम कम है लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ज़्यादा है। ऑस्टियोफाइब्रोसिस्टिका के अंदर क्या होगा कि बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा है, जिसको आपने किसे रिप्लेस कर दिया, फाइबर ने उसे रिप्लेस कर दिया। इन एवरी पॉइंट ऑफ द AKI और CKD के अंदर क्या होगा कि AKI और CKD है, इसमें कैल्शियम भी कम होगा, फॉस्फेट ज़्यादा हो जाता है, विटामिन फॉस्फेट ज़्यादा है लेकिन विटामिन डी और कैल्शियम दोनों कम हो रहे हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन भी ज़्यादा हो जाएगा। फंक्शन होता किडनी। नेक्स्ट फिर देखो जो प्रोलैक्टिन है ये क्या करते हैं, रीनल की एक्सक्रीशन करवाता है। CKD के अंदर ये प्रोलैक्टिन अगर ज़्यादा हो गया GnRH कम हो जाएगा, FSH कम होगा, LH भी कम हो जाएगा। ठीक है, फीमेल्स के अंदर ये इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। ठीक है, लिबिडो और मेल में इनफर्टिलिटी, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो सकती है इसके अंदर। रीनल इसमें क्या होगा, ये एक्सक्रीट करेगा इंसुलिन। ठीक है, और इंसुलिन एक्सक्रीशन होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। CVS में कॉम्प्लिकेशन में हाइपरटेंशन हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, क्रोनिक हार्ट फेलियर हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। CVS में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है इन द CKD। ठीक है, MI का लेवल भी इसमें बढ़ जाता है। अब देखो CKD पेशेंट है वो डायलिसिस पे है, टॉप्सी के ऊपर आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी, इसमें आपको हाइपरट्रोफी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा रीज़न फॉर द फ्रैक्चर की रीज़न क्या होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा, पैराथायरॉयड भी। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन डी की एक्टिवेशन जो है ये क्या करती है, कैल्शियम की, विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी फ्रॉम द GIT। ठीक है, और यानाइज कैल्शियम जो है ये क्या कम होगा तो क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द GIT। जब ये कम होगा तो एनाइज कैल्शियम भी कम हो जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन से एक्टिवेट होगा। ठीक है, और फिर ये ज़्यादा कर देगा। ओरल्स इन द CKD क्या कॉज करते हैं, CKD जो है बेसिकली इसमें ये क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ओरल अल्सर्स बन जाते हैं ना, इसके अंदर क्यों बनते हैं, प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, और इसमें आप लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स और ये सब अगर यूज़ करें, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो CKD ओरल अल्सर्स करती है। ठीक है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में एमाइलोइडोसिस होता है ड्यू टू द B2 माइक्रोग्लोबुलिन की वजह से। कॉम्प्रोमाइज किडनी कैन नॉट एक्सचेंज द B2। ठीक है, मायोग्लोबिन, और इसके अलावा ये एमाइलॉइड की जब डिपोजिशन होगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द CKD क्या होती है, CVD डिसऑर्डर होती है। 60-year-old फीमेल है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, एक्सक्रीशन है, HB 7.8 है, क्रेटिनिन 3 है, यूरिया 140 है। कॉज ऑफ द एनीमिया एंड द शॉर्ट ऑफ ब्रेथ इज एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी ऑफ द एनीमिया, मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी फॉर द एनीमिया ऑफ द CKD के पेशेंट के अंदर एनीमिया की मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी आपने टारगेट HB को 10 से ज़्यादा रखना होता है, एरिथ्रोपोइटिन को 8 से 10 रखना होता है। ट्रांसफर करेंगे अगर लेस देन 8 होगा। CKD के अंदर अगर एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाएगा तो क्या होगा, पेरीट्यूबुलर इंटरस्टिशियल के अंदर एरिथ्रोपोइटिन कम होगा। ठीक है, और RBC HB कम हो जाएगा। इसमें नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा विद द रेड टिक काउंट। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।